और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब तक क्या क्या पढ़ा था, याद है सबको? फ्रॉम स्टार्ट क्या क्या देखा था एक 2 मिनट में? सबसे पहले डिस्कशन शुरू किया था टॉपिक का फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम मतलब क्या था? कंटेंट ऑफ मोशन इन द गिवन बॉडी, मतलब बॉडी में मोशन कितनी है ये समझने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, बेसिकली लीनियर मोमेंटम की जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। फिर हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था, क्या था? P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी। उसका ऐसा यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस थे L1 M1 T-1। उसके बाद में स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी थी, और उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस की थी, दैट वाज चेंज ऑफ मोमेंटम। याद है? चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बट वहां पे एक छोटा सा चेंज आता था। क्या चेंज था? कि अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते टाइम अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या करेंगे? मोमेंटम को m इन ब्रैकेट v माइनस यू करेंगे। लेकिन अगर बॉडी रिबाउंड होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो उस केस में क्या होता था? m इन ब्रैकेट v प्लस यू होता था। ठीक है, क्यों ऐसे? क्योंकि हमें दोनों में से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, दूसरी डायरेक्शन को निगेटिव लेना है। मतलब अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में रिबाउंड कर रही है तो ट्वाइस ऑफ mu होगा अगर वेलोसिटी सेम है तो। एंड अगर इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कर रही है तो उस केस में क्या होगा? ट्वाइस ऑफ mu cos ऑफ थीटा होगा। ठीक है, फिर मोमेंटम के इंट्रोडक्शन को खत्म करने के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि फोर्स मतलब क्या होता है। क्या होता है फोर्स? मतलब पुश और पुल, और ये ऑलवेज एक्ट होता है ऑन द बॉडी। पुश है मतलब टुवर्ड्स द बॉडी, पुल है मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। एंड ये पुश एंड पुल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके आगे हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब क्या होता है? टेंडेंसी है जो बॉडी के चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करती है। मतलब बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में सेट करना है तो भी अपोज होगा। बॉडी मोशन में है, उसको रेस्ट में लेके आना है तब भी क्या होगा? अपोज होगा। ठीक है, तो उसको हमने इनर्शिया बोला था। इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंटेड बाय मास होता है। ठीक है, एंड इनर्शिया को ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। उसके बाद हमने इनर्शिया के टाइप्स देखे थे। इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब बॉडी रेस्ट में थी तो उसको मोशन में सेट करने के लिए वहां पे फोर्स लगाना पड़ता है। अगर बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लेके आने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। एंड जब भी बॉडी अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज करती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि सेम डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल करे। मतलब इसके बाद हम कंक्लूड कर रहे थे कि फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनर्शिया को ओवरकम करके बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट फोर्स, लेकिन फोर्स को पढ़ने से पहले मास को देखा था। मास मतलब होता है कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी, है ना? बॉडी में मैटर का कितना कंटेंट है उसको हमने मास बोला था। और ये मास जो है उसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते थे, एक इनर्शियल मास, दूसरा ग्रेविटेशनल मास। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मास इनर्शियल है तो फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंड ग्रेविटेशनल मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हमने देखा था कि रिलेटिविटी की थ्योरी एंड क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी मास को 2 तरफ लेके जाती है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कंसीडर करते हैं कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब neither be created nor be destroyed। बट रिलेटिविटी की थ्योरी क्या बोलती है? when mass is destructed it will get converted into energy, जैसे एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब एज पर एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन। उसके बाद में हमने देखा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास अगर रेस्ट में है, मास अगर मोशन में है, मास की कोई भी पोजीशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन मास रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी बोलती है कि मास अगर मोशन में सेट हो गया तो उसका मास चेंज होता है। कितना होता है? m डैश इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको खत्म करके हम डायरेक्टली न्यूटन के लॉ के ऊपर आ गए थे। फर्स्ट लॉ था एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इधर state of rest or state of uniform motion until it is applied with external unbalanced force। क्योंकि बैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी डिफॉर्म होगी, बैलेंस फोर्स एक्ट होगा सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं होगा तो बॉडी रोटेट होगी, लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी डिस्प्लेस होगी। लेकिन फर्स्ट लॉ रिलेटेड हमें कोई भी फॉर्मूला कोई भी इक्वेशन मिलते नहीं है, बस वो थ्योरेटिकल लॉ होता है। ठीक है, लेकिन सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड हम टॉपिक का 90% पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड लॉ में क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी F प्रोपोर्शनल टू होता है dp अपॉन dt। फिर वहां पे आता है कांस्टेंट, तो ये बनता है k इंटू dp अपॉन dt। तो k की वैल्यू बनती है 1,
इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी फोर्स का फॉर्मूला बना dp बाय, एंड अगेन उसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया F इक्वल्स टू ma हो गया, एंड ma के F इक्वल्स टू ma से रिलेटेड हमें सारे क्वेश्चन टॉपिक में सॉल्व करना। उसके बाद हमने देखा था न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट स्ट्रिक्टली एक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ओनली फोर्सेस, बाकी का वाट दे नहीं, ठीक है, सिर्फ फोर्स के फॉर्म में हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर जो है उसको शुरू करने से पहले और एक पॉइंट देखा था, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मतलब नेचर में हमारे सराउंडिंग में जितने फोर्सेस प्रेजेंट है, जिनके साथ हम इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। एंड सारे फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं ओनली फ्रॉम चार फोर्सेस। कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? जो मास इस टेंडेंसी की वजह से इंड्यूस्ड होता है, एंड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि ये सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम होता है, एंड उसके बाद में विच इज गिवन बाय F इक्वल्स टू g m1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, जिसमें g का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, उसकी वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। उसके बाद में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे रिलेटेड हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि नेचर में जितने सारे मैक्रोस्कोपिक मतलब कंसीडरेबल फोर्सेस होते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के सारे किस क्राइटेरिया में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। मतलब हम टेंशन बोलेंगे तो वो भी कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हम फ्रिक्शन बोलेंगे तो भी कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे तो भी कौन है? नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे तो भी कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे तो भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सारे फोर्सेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? परत तेज एवरी मैटर मेड अप एटम, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे प्रोटॉन को कंबाइनली बाइंड करके रखने के लिए एक एनर्जी रिस्पांसिबल होती है, दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स कब? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटर कन्वर्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन को कंट्रोल करने वाला जो फोर्स है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। खत्म हो गया। फिर उसके बाद में कल के लेक्चर से एक्चुअल टॉपिक का कंटेंट हमारा शुरू हुआ था, और उसमें हमें क्या करना था? फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना था। फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना था। और इस फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए हमने क्या किया? पहले फोर्सेस इन मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। याद है क्या था? फोर्सेस इन मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं, फील्ड का फोर्स, दूसरा कॉन्टॅक्ट का फोर्स। फील्ड का फोर्स, दूसरा कॉन्टॅक्ट का फोर्स। म्हणजे हा चॉक जर मला इथून उचलून टेबलवर ठेवायचा आहे, आपल्याला प्रॅक्टिकली पकडावं लागेल आणि पकडून तिकडे ठेवावं लागेल, हा कुठला झाला? कॉन्टॅक्ट फोर्स। बट हातापासून त्याला जर इकडं सरफेस पर्यंत घेऊन जायचं असेल, मला पकडून फक्त सोडून द्यावा लागेल, मतलब लेके कौन जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में बॉडी का कॉन्टैक्ट होता है, फील्ड फोर्स में कई लेन देन नसतं, ठीक है, बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं करती है। एंड इस टॉपिक में हम फील्ड का फोर्स सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फील्ड फोर्स है वो पढ़ने के लिए हमने 12th एनसीईआरटी को अलग से रखा है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट फोर्स का नेचर समझने के लिए हम सरफेस को फिंगर के साथ प्रेस कर रहे थे कल, और प्रेस करने के बाद क्या होता था? सरफेस कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, और उसके हमने लिए थे दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू द सरफेस, दूसरा नॉर्मल टू द सरफेस, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो सरफेस को परपेंडिकुलर था उसको बोला था नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस को पैरेलल था उसको बोला था फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने देखा था कि जब तक हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे तब तक सारे सरफेसेस स्मूथ होंगे। स्मूथ होंगे मतलब वहां पे फ्रिक्शन होगा ही नहीं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हम तब तक कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इसके बाद में जो डिस्कशन होगा उसमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन हमें इंट्रोड्यूस करनी है। ये इंट्रोड्यूस होने के बाद हम आगे जा रहे थे, तो उसमें मैंने डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था। नॉर्मल रिएक्शन हर बार सरफेस को नॉर्मल मतलब सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना के एक्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड होगा, कळालं ना? ऐसा नहीं है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। जहां कहीं पे भी सरफेस है वो सरफेस को नॉर्मल यानी सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फिर सरफेस अगर इंक्लाइन है तो इस इंक्लिनेशन को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, लेकिन सरफेस अगर कर्व है तो हमें क्या करना पड़ता है? टेंजेंट को परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। टेंजेंट को परपेंडिकुलर रेडियस होती है जो हमेशा से सेंटर में से पास होती है, तो जो कर्व होगा उसके सेंटर में से पास होने वाली जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी नॉर्मल टू द कर्व सरफेस। उसके बाद एक्चुअल डायग्राम का डिस्कशन शुरू करने के बाद पहला पॉइंट मैंने 10 बार रिपीट करके बोला था,
कि कोई भी बॉडी कहीं पे भी दिख रही है, फिर वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, टेंशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना, पॉलिटिकल साइंस है, राज्यशास्त्र है, भूगोल है, कहीं पे भी जाएंगे, अगर बॉडी आ गई और फोर्सेस की बात हो रही है तो पहला फोर्स आएगा वेट, पहला फोर्स आएगा, पहला फोर्स आएगा ये वेट को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले उसको कंसीडर करते हैं, जैसे हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की कंसेप्ट आएगी, तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में है उसके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट होंगे, उसमें भी पहले बोलेंगे इट्स ओन वेट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर बाद में लिख के बोलेंगे कि ये वेट नेग्लिजिबल है तो उसको छोड़ देना है, लेकिन पहले कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एनएलएम के लिए तो है ही है, हर बार जब भी फोर्सेस की बात चलेगी, मतलब आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्जेस का इंटरेक्शन पढ़ेंगे वहां पे अगर चार्जेस के फोर्सेस की बात आ रही है तो भी हमें उसका जो वेट होगा वो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और वेट कहाँ पे एक्ट होता है? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना होता है? mg। कितना होता है? mg। कितना होता है? एक्ट कहाँ पे होगा? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी कहीं पे भी है, बॉडी वर है, खाली है, आड़ी है, ऊबी है, इंक्लाइन सरफेस पे, स्फीयर पे है या फिर रेक्टेंगल पे, कहीं पे भी है, हर बार वेट कहाँ पे एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कल हमने दो फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। एक जो वेट है इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन, अगर बॉडी का बॉडी के साथ या फिर बॉडी का सरफेस के साथ कांटेक्ट आ गया तो वहां पे क्या होगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो वेट आएगा, दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा, ठीक है। कल भी ये बातें अपन डिस्कस कर रहे थे कि सरफेस के ऊपर ब्लॉक को रख दिया, सबसे पहले वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऊपर कौन जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर यही सरफेस इस तरह से, यही सरफेस इस तरह से, एंड ये सरफेस के ऊपर अगर हमने किसी बॉडी को ऐसे प्लेस किया है ना, इतपन टेक ले लिए, इतपन टेक ले लिए, तो क्या होगा? सरफेस हॉरिजॉन्टल है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट होगी। यहाँ पे दोनों सरफेस का कॉम्बिनेशन है, इसका टेंजेंट ये रॉड के अलोंग जाता है, मतलब इसकी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट होगी। और किसी पॉइंट के अगर ये बॉडी कांटेक्ट में होती तो उस पॉइंट में से अगेन नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होती है, ठीक है। मतलब सरफेस कहीं पे भी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज कहाँ पे एक्ट होगी? वर्टिकली अपवर्ड, नहीं, कहां पे एक्ट होगी? परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। फिर पहले वेट आ गया, फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गया, उसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था टेंशन को। टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है, दूसरा टेंशन नको है आपल्याला, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा तो हम कंसिडर करेंगे कि जब तक स्ट्रिंग मासलेस है, जब तक स्ट्रिंग मासलेस है तब तक टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे टेंशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। लेकिन अगर टेंशन का मास है तो वहां पे टेंशन डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट पे, लेकिन उससे रिलेटेड कल हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। हमने वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे कि स्ट्रिंग को मास है, स्ट्रिंग की लेंथ का इतना मास है, तब तक हम उसको एज्यूम करेंगे कि ये क्या है? मासलेस है। एंड अगर मासलेस है तो इसका मतलब क्या होगा? टेंशन होगा सेम एट एवरी पॉइंट। एंड टेंशन से रिलेटेड फिर हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, कहां पे एक्ट होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, जहां कहीं पे भी बॉडी है बॉडी से अवे एक्ट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में पुली को भी इंट्रोड्यूस किया था। पुली का काम क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना, चेंज करना। एंड फिर कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किया था और आपको होमवर्क दिया था टिल एग्जांपल नंबर 30 तक। तो हो गए सबके सवाल, ठीक है। कल का वर्क कल ही कंप्लीट करने का ऐसे मैंने बोला था, फिर भी अगर किसी का पेंडिंग है तो दिन भर में आज उसको क्लियर करो, कळालं? कारण आज जे कंटेंट आपलं होणार आहे मंडे नंतर आजच्या कंटेंटवर डिपेंड असणार आहे, बट या कंटेंटला परत आपण रिपीट करणार नाही, त्यामुळे कालचं पेंडिंग वर्क कालच, आजचं पेंडिंग वर्क आजच कंप्लीट करायचं आपल्याला, ठीक है। चलो, तो कल के ही डिस्कशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लीनियर मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन एंड एक्चुअल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम एंड एनएलएम, उनका डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ a string of mass capital M अब स्ट्रिंग का मास दिया है, म्हणजे आपण जो पार्ट कंसिडर करत होतो की टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, ते राहणार नहीं, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है? अ स्ट्रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L, string of mass capital M
and length capital L when suspended from a rigid support. When suspended from a rigid support as shown in the given diagram. Then calculate the tension. Calculate the tension in the string at point P. Calculate the tension in the string at point P. खूप जास्त सिंपल है बघा. क्या करना है हमें यहाँ पे, बस डायग्राम बोर्ड पे दिख रही है आपको, एक रिजिड सपोर्ट है एंड नीचे जो रॉड की तरह दिख रहा है वो क्या है, स्ट्रिंग है. और आपको बोला है कि स्ट्रिंग का मास कितना है, कैपिटल यम, एंड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल. तो स्ट्रिंग रिलेटेड अगर वहां पे स्ट्रिंग को मास है, ऐकून घ्या पहले, स्ट्रिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एंड वहां पे मेंशन किया है कि स्ट्रिंग हैज ए मास, तो उस केस में हमारा पहला काम होगा, पहली स्टेप होगी यम अपॉन एल को कैलकुलेट करना. एंड ये m अपॉन एल को बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ. क्या बोला जाता है, मास पर यूनिट लेंथ. वंस अगेन, जब भी आपको स्ट्रिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पे स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का मास मेंशन किया है, तो कोई भी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने रिलेटेड डेटा करने से पहले हमें क्या करना है, m बाय एल को कैलकुलेट करना है. वेयर m मतलब टोटल मास, एल का मतलब टोटल लेंथ, यम अपॉन एल, इसको क्या बोलेंगे हम, मास पर युनिट लेंथ डिनोटेड बाय लॅम्बडा. हे नोटेशन बदलवलं तरी चालेल, नाही घेतलं तरी चालेल, ठीक आहे. मास पर युनिट लेंथ, बट आपण पहिले पण चेनच्या केसमध्ये याला कन्सिडर केलेलं आहे, आठवत असेल तर, ठीक है. मास अपॉन लेंथ. इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो किसी भी लेंथ पे कितना मास होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे आपको बोला गया है कि एक रॉड है और इस रॉड का टोटल मास है 20 kg और इसकी लेंथ है 10 मीटर और हमें 4 मीटर इतने लेंथ का मास कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. आपण त्याला 4 मीटरला कट करून वेइंग स्केलवर टाकून परत जोडू नहीं शकत. तो हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस यहाँ पे जो हम फॉलो करेंगे हर बार उसी को फॉलो करना पड़ता है. पहले क्या करेंगे, टोटल मास कितना है 20, उसके बाद टोटल लेंथ कितनी है 10, मतलब यहाँ पे m अपॉन एल कितना हो गया 2 kg पर मीटर. सिंपली जिस लेंथ का हमें मास चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करेंगे, सिंपली लैम्बडा इंटू एक्स कर देंगे. अब लैम्बडा कितना था 2, एक्स कितना है 4, यानी 4 मीटर के लिए कितना मास होगा 8 kg होगा. वैसे अगर बोलेंगे कि अगर 2.5 मीटर लेंथ के लिए कितना मास होगा, कैलकुलेट करो कैलकुलेट, 5 kg. अगर बोलेंगे 1.5 मीटर लेंथ के लिए मास कितना होगा करते हैं ना, 3 kg. से मतलब m बाय एल से हर बार मल्टीप्लाई करना है. वही प्रोसेस का रिपीटेशन यहाँ पे होगा. तो स्ट्रिंग रिलेटेड जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, m बाय एल कैलकुलेट करेंगे, जिसमें क्या होगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ होगी. क्लियर है. अब देखो उसके बाद में जिस पॉइंट पे हमें टेंशन कैलकुलेट करने को बोला जाता है वहां पे हम ये स्ट्रिंग को कट कर देंगे. स्ट्रिंग को कट करके हम उसको अलग से लिख देंगे. अब इसकी निकालनी पड़ेगी एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम. अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो पहले क्या करना पड़ता है हमें, वेट कहाँ पे एक्ट होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा वेट. बट वेट कैलकुलेट करने के लिए मास चाहिए. हमें टोटल लेंथ का मास तो मालूम है लेकिन एक्स का मास मालूम है क्या, तो कैसे करेंगे फिर, उसी के लिए तो अपन m बाय एल कर रहे हैं. जसं इकडं 4 मीटर साठी 4 ने 2 ला मल्टीप्लाई करत होतो, 1.5 मीटरच्या मास साठी 1.5 ने 2 ला मल्टीप्लाई करत होतो. सेम वे यहाँ पे क्या होगा, ये m बाय एल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो ये बनेगा m अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी. ये वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन फिर भी स्ट्रिंग अपने आप यहाँ से कट होके नीचे गिर रही है क्या, क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि इसको कोई तो ऊपर खींच रहा है एंड जो ऊपर खींचता है उसी को हम टेंशन बोलते हैं. तो ये टेंशन एक्ट होगा इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में, मोशन कुठे मेंशनच नहीं केली. अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो हमें लिखना पड़ता है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई, और इसमें हमने कन्वेंशन ली है कि जो प्लस वाई के अलोंग एक्ट होगा वो पॉजिटिव, जो माइनस वाई के अलोंग एक्ट होगा वो माइनस. तो प्लस वाई के अलोंग कौन है, टेंशन, माइनस mg अपॉन एल इंटू एक्स इक्वल टू 0. हे वेट आहे ना डाउनवर्ड, याची व्हॅल्यू फक्त इथं लिहिली मी, हे भारी वाटावं म्हणून mg अपॉन एल ब्रॅकेटमध्ये घेतलं, ठीक है. अब ये माइनस टर्म इधर जाएगी तो क्या होगा
T इक्वल्स टू mg/L ब्रैकेट इंटू x। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। तो अभी लेंथ कितनी भी होगी हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? पहिले समजावून घ्या, कळालं असेल तर न बघता लिहून घ्या। एवढंच काय तो डिफरेंस है स्ट्रिंग रिलेटेड, स्ट्रिंग का मास दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पवन झालं क्लियर? प्रत्येक वेळी फक्त हेच, अगर मास दिया है तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा, एक मास पर यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा एंड गिवन लेंथ का मास कैलकुलेट करने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली स्टेप। एंड दूसरी स्टेप, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है वहाँ पे स्ट्रिंग को कट करके फिर एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन में आपको बोला है कि दूसरा और एक पॉइंट है Q, जो y इतने डिस्टेंस पे है, जो कितने डिस्टेंस पे है, y इतने डिस्टेंस पे है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। हम क्या करेंगे फिर, कितना टेंशन एक्ट होगा, Q से कट कर देंगे। अब Q से कट किया मतलब ये इतनी लेंथ बची। हमें मालूम है कि डाउनवर्ड हमेशा से वेट एक्ट होगा, कितना होगा वेट, mg/L तो कांस्टेंट है, बस x विल बी रिप्लेस्ड बाय, एंड उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है, मतलब ऊपर कौन होगा, टेंशन T। कितना होगा टेंशन T, mg/L इंटू y। ठीक है, अगर सेम केस में आपको बोला जाएगा कि पॉइंट हाईएस्ट है, सबसे ऊपर का है, टॉप मोस्ट है, तो वहां पे क्या चेंज होगा, हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे नीचे जो वेट लेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, mg/L इंटू L लेना पड़ेगा। टोटल लेंथ आ गई ना, पूरी लेंथ है मतलब, तो यहाँ पे LL कैंसिल होकर W कितना हो गया, mg। इसको बैलेंस कौन करेगा, T, तो T इज इक्वल्स टू आ गया mg। अगर आपको लोएस्ट पॉइंट बोलेंगे एकदम यहाँ पे, तो क्या होगा, लेंथ 0 हो जाएगी, लेंथ 0 तो वेट 0 तो टेंशन भी 0 होगी। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेंशन होता है वो x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ स्ट्रिंग हैज ए मास एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। चलो हो गया। अभी सिंपल थोड़ा सा अगर मैंने चेंज किया तो भी फिर से कंफ्यूजन होगा। देखो अभी हमने क्या किया, डायग्राम को पहले ऊबी थी अब आड़वी कर दी है ना, ये स्ट्रिंग आ गई और आपको बोला है अभी ये स्ट्रिंग को जो है हम F इतने फोर्स से खींच रहे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे कितना टेंशन एक्ट होगा। फक्त या केस मध्ये जो यहाँ पे mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पे। क्यों कंसीडर करनी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम है और उसको बैलेंस कोई नहीं कर रहा है इस केस में, मतलब वेट जो एक्ट हो रहा है वो नेग्लिजिबल है। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट उसका ऐसे होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट P में से उसको कट करना पड़ेगा। अगर फिर से सेम केस है, टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितनी है l, तो हम क्या करेंगे m/l कैलकुलेट करेंगे एंड ये डिस्टेंस कितना आएगा x। तो अगर हमने इसको सरफेस के ऊपर रखा होता तो हम नीचे वेट लेते एंड ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लेके उनको बैलेंस करते, लेकिन यहाँ पे वेट नेग्लिजिबल है इसलिए ये बैलेंस हो रहा है। कळतं ना, एकदम स्ट्रिंग छोटी असेल आणि भिंतीला फिक्स करून आपण जर ओढली तर ती हवेमध्ये राहते, बरोबर आहे, पण ती जर 50 किलोची चेन असेल आणि आपण हाताने ओढली तर होईल का पॉसिबल, आपल्याला जमिनीवर ठेवून ओढावं लागेल। कळतंय ना, हा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें पॉइंट P में डेवलप होने वाला टेंशन कैलकुलेट करना है
तो इस केस में हम क्या करेंगे, बस यहाँ से स्ट्रिंग को कट कर देंगे। कट करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे कौन है F, यहाँ पे कौन होगा T, ये इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन ये केस कौन सी है, मास है लेकिन कुछ काम का नहीं है। कैसा है, मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर कंसिडरेबल होता तो पहले के केस में हमने जैसे वेट कंसिडर किया वैसे कंसिडर करते, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई तो लगता। फिर अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसको नीचे गिरना पड़ेगा। कहते का मी काय सांगतोय ते, अगर वेट कंसिडरेबल होता एंड यहाँ पे नीचे सरफेस भी नहीं है, ऊपर यहाँ पे टाई भी नहीं किया है, तो ये ऐसे हवा में नहीं लटकती। यहाँ पे वेट नेग्लिजिबल है इसलिए ये पार्ट पॉसिबल है। क्लियर। तो स्ट्रिंग रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो बस आपको इतना ही चेंज करना है, वहां पे m/l एंड इनटू लेंथ करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है जिसको मास है, कितना मास है 50 kg, एंड इसकी लेंथ आपको दी है कितनी है 100 मीटर है, और बोला है कि साथ में इसको कनेक्ट किया है एक ब्लॉक जिसका खुद का मास 150 kg। तो आपको जो है इसका जो भी मिड पॉइंट होगा P, तो मिड पॉइंट पे कितना टेंशन होगा ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप, अगर स्ट्रिंग का मास दिया है मतलब क्या करना पड़ेगा, m/l कितना होगा 50/100 मतलब 1/2, ये कौन हो गया लैम्डा। उसके बाद में हमें जो भी लेंथ बोली है उस लेंथ का मास रिक्वायर्ड है। अगर मिड पॉइंट बोला है, टोटल 100 मीटर थी, मिड पॉइंट की लेंथ कितनी होगी 50 मीटर, यानी हम क्या करेंगे m/l को ये x से मतलब 1/2 को ये 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 kg ये मास आ गया यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद FBD ड्रॉ करने के लिए सिंगल पॉइंट मास हो गया। अब केस क्या है देखो, स्ट्रिंग का खुद का मास है, उसका जो वेट होगा इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको अपन W1 बोलेंगे। स्ट्रिंग का है तो वो क्या रहेगा mg, m कितना था 25, तो ये कितना हो गया 250। लेकिन उसके साथ यहाँ पे और एक एडिशनल केस मैंने कनेक्ट कर दी है, ब्लॉक का जो मास है वो भी क्या करेगा, अपना वेट का फोर्स डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर ही। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग के वेट के साथ साथ जो ब्लॉक कनेक्ट किया है उसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, और वो कितना रहेगा 1500 न्यूटन इतना रहेगा। तो कंबाइनली यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉइंट P पे टेंशन होगा, लेकिन बॉडी मोशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0 करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव, तो ये दोनों ऐड होंगे, उधर जाएंगे तो कितना होगा 1750 न्यूटन। दिस विल बी द टेंशन। आता तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड एट हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट तो 0 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि लेंथ 0 आती है, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे करा कैलकुलेट 2000। फक्त ब्लॉकमुळे ॲक्ट होईल, बट त्या लोएस्ट पॉईंटला आपण म्हणजे हा ब्लॉक असा कनेक्टेड नाही, स्ट्रिंगमध्येच फिक्स आहे, आणि मग हा लोएस्ट पॉईंट म्हणजे इथं घेतोय आपण। कळालं ना, जेव्हा ब्लॉक कनेक्टेड येतो तेव्हा। प्रिया बोल। 0 and 2000. हो बरोबर आहे, तुला पण नाही कळालं। mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी। क्लियर। जे काल होते त्यांना क्लियर आहे की नाही, काल सुट्टी मारली होता है क्लियर असं वाटतंय फक्त, है कि नहीं सौरभ। चलो करो रहो। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, देखो ब्लॉक का जो है 1500 वो तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मास कितना होगा 50, 50 इंटू 10 मतलब 500, 1500 इंटू प्लस 500 मतलब 2000, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन बना 2000। क्लियर है, फक्त एवढा चेंज होतो, बट प्रॅक्टिकली हर बार जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस ही होती है। जर कधी तुमच्यासोबत एक्सपेरिमेंट करायचं ठरवलं तर ते देऊ शकतात, म्हणून इंट्रोड्यूस केलं, याला जास्त वेळ द्यायची गरज नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी सेम स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह से वो कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ऐसे दो सरफेसेस आपको बोला है कि कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है जिसका मास है 20 kg, एंड ये ब्लॉक को कनेक्ट किया है हमने, और कनेक्ट कुछ इस तरह से किया है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग को फिक्स किया है, दूसरी स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स किया है। तो
तो ये स्ट्रिंग ये यहाँ से इस पॉइंट से कनेक्टेड है और आपको बोला है कि यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T1 होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर T2 होगा, तो कॅल्क्युलेट T1 एंड T2. ठीक आहे, काल पण मी तेच सांगत होतो, डायग्राम बघून घाबरायचं नाही, त्यावर विचार करायचा नाही. फिजिक्समध्ये क्वेश्चन सोडत असताना सगळ्यात पहिले फर्स्ट रूल क्या है, क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है. मग ते एक वेळा रीड करायला 5 मिनट लागले तरी चालेल. दूसरी बात, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन के ऊपर थिंक नहीं करना है. हे बघा, क्वेश्चनवर विचार करणं वेगळं आणि क्वेश्चन समजावून घेणं वेगळं. कळालं ना, क्वेश्चन कसा सोडवायचा यावर थिंकिंग करायची नाही. जे रीड करून आपल्याला कळालं होतं, पेन हातात घेऊन काहीतरी सोल्युशन स्टार्ट करायचं. डायग्रामकडे बघत गेली की असं कसं काय होईल, मग स्ट्रिंग इकडे कुठे गेली, मग काय होईल, असा विचार नहीं करायचा. हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, सबसे पहले फिजिक्स में हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे FBD ड्रॉ करनी है तो वेट लेना है. कहाँ पे लेना है वेट, mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यानी हम अगर इस पॉइंट P को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड जाएगा वेट. वेट मतलब होता है mg और यहाँ पे mg मतलब बनेगा 200 न्यूटन. प्रिया कसा आलं 200 न्यूटन, कळलं ना, 10 ने मल्टीप्लाई काय केलं ते पण कळलं, गुड. उसके बाद में क्या है, ये T1 है, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली. एंड जो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्ट होते हैं त्यांना काहीच नहीं करायचं. जो अलोंग एक्स एक्सिस, जो अलोंग वाई एक्सिस एक्ट होंगे उनको हमें एज इट इज रखना है. बस क्या करना है हमें, जो एक्स के अलोंग नहीं है, जो वाई के अलोंग नहीं है, उनको रिजॉल्व करना है इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल के अलोंग कोई नहीं है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई नहीं है, बट ये टेंशन T2 जो यहाँ पे एक्ट होता था 30 डिग्री से, हमें लेने पड़ेंगे इसके कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स ले रहे तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट होगा T2 cos ऑफ थीटा, रिमेनिंग कंपोनेंट होगा T2 sin ऑफ थीटा. अब देखो T2 मालूम नहीं है लेकिन cos 30 दिया है, तो ये बनेगा T2 इंटू √3/2. ये sin थीटा मतलब sin 30 है, मतलब ये बनेगा T2/2. हे इथपर्यंतच कळालं पाहिजे. इथपर्यंत आलं म्हणजे समोर खूप सिंपल आहे. कळते का काय केलं आपण, प्रत्येक वेळी ह्याच गोष्टी रिपीट होणार है. देखो क्या होगा, अगर बॉडी दी है मतलब वेट आएगा, वेट ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. फर्स्ट स्टेप वो होगी. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर बॉडी को सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, सरफेस के ऊपर नहीं रख रहे तो बॉडी को कनेक्ट करने के लिए कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, एक तो स्ट्रिंग नहीं तो स्प्रिंग. लेकिन स्प्रिंग की केस सामने पड़ी नहीं, उसको बाजू में रखते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग से कनेक्ट किया जाएगा. स्ट्रिंग आ गई मतलब उसमें क्या होगा, टेंशन होगा. टेंशन हम शो करेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या है, देखो स्ट्रिंग डायरेक्टली बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, बट हम बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई करके समझ सकते हैं की ब्लॉक खाली पडू नये म्हणजे टेंशन इन द स्ट्रिंग इकडे ऍक्ट होईल आणि वर ऍक्ट होईल, ते ओढून धरतील ना ते ब्लॉकला खाली पडू नये म्हणून. ठीक है, तो उस तरह से हमने डायरेक्शन ले ली. डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के बाद उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं होता है उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है. कहाँ पे, इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट आएगा अलोंग वर्टिकल यानी वाई एक्सिस. एंड उसको फाइंड कैसे करेंगे, थीटा का एडजेसेंट है तो एंड रिमेनिंग है तो इसी तरह से थीटा का एडजेसेंट था कॉस थीटा बोल दिया, जो बचा उसको साइन थीटा बोल दिया. अभी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई विल बी, हमारे कन्वेंशन है जो प्लस वाई के अलोंग है वो पॉजिटिव, जो माइनस वाई के अलोंग है वो, तो प्लस वाई के अलोंग कौन है, √3/2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस यहाँ पे कौन है 200 इक्वल टू 0 है क्योंकि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो क्या होगा यहाँ पे -200 इधर जाके +200, तो ये बनेगा √3 इंटू T2 इक्वल्स टू 400, यानी T2 आ गया 400/√3. ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से कळतंय का बघा. माइनस इधर जाके प्लस, डिनोमिनेटर में 2 था, मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, ये T2 इधर का √2 नहीं है. ठीक है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू 200 400 एंड √3 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में चला गया. अब जैसे वर्टिकल के लिए इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, सेम अप्लाई करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल आल्सो. तो हॉरिजॉन्टल के लिए जब इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0 लिखेंगे, कन्वेंशंस रिपीट होंगे. जो प्लस x के अलोंग है पॉजिटिव, जो माइनस x के अलोंग है तो कौन है प्लस x के अलोंग, T2/2. माइनस x के अलोंग कौन है, T1 इक्वल टू क्या है 0, यानी ये T1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि क्या है T2/2 है. परत तेच केलं, निगेटिव इधर जाके पॉजिटिव, बट T2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 400/√3, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 200/√3. ये आ गया T1, आ गया T1 एंड T2. कळालं, फक्त डायग्राम बघून त्यावर विचार केला असता तर मग ते सॉल्वच नसतं झालं. ज्या स्टेप्स आहेत आपल्या त्या ॲज इट इज डायरेक्ट अप्लाय करायचे. ठीक आहे, चल डाऊन.
समजावून घ्या आणि न बघता क्वेश्चन सोडवताय अशा पद्धतीने त्याला सॉल्व करा. सॉल्व काल केली होती की नाही आणि हो दोन्ही एकमेकांच्या अपोजिट वर्ड आहे माहिती आहे तुला. नाही की हो कुठपर्यंत 45 पर्यंत. नेक्स्ट कळलं का. If block is at rest, then find tension T1 and T2. ब्लॉक रेस्ट में है तो T1 एंड T2 ये टेंशन्स कितने होंगे. फिर से क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा थिंक नहीं करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक को. एफबीडी में फर्स्ट स्टेप वेट कितना mg, कहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ गई. mg मतलब 15 × 10 प्रिया 500 न्यूटन. कसाला कळालं का. वेरी गुड. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल आ गया. अब यहाँ पे एक टेंशन एक्ट हो रहा है, यहाँ पे दूसरा टेंशन एक्ट हो रहा है. ये टेंशन कितना है T1, ये टेंशन कितना है T2. वरती रिजिड सपोर्ट दाखवायची गरज नाही कारण टेंशन ऑलरेडी त्यामध्ये इन्क्लूड केले आपण. बस यहाँ पे एंगल 37 दिया है. तो ये माहित असेल तुम्हाला, ये 37 तो ये भी एंड ये 53 तो ये भी माहिती आहे का सगळ्यांना. गुड. तो ये 37 था तो ये भी 37, ये 53 था तो ये भी 53 डिग्री. क्लियर है. तो अभी आगे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. क्यों लेने कंपोनेंट्स, क्योंकि T1 T2 अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्ट नहीं हो रहे इसलिए. ठीक है. तो इसको लॅमिस थेरम से भी सॉल्व करते हैं, बट ही प्रोसेस सगळीकडे युनिवर्सल ॲप्लिकेबल आहे त्यामुळे आपण हीच फॉलो करतो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, T2 दिया है तो T2 का एडजेसेंट एंगल दिया है. इसका मतलब ये एडजेसेंट का कंपोनेंट कौन होगा, T2 कॉस ऑफ थीटा. T2 माहित नहीं है, कॉस 53 चाहिए और इसके लिए स्टैंडर्ड ट्रायंगल हर एक चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 37 है, ये 53 है, ये कितना है 90 है. तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 3, ये बनेगा 5. 4 3 5 का ट्रायंगल होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा कितना है 53, कॉस 53 कितना होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब तो ये बनेगा 3/5 टाइम्स ऑफ T2. उसके बाद में रिमेनिंग कंपोनेंट कौन होगा, T2 साइन ऑफ थीटा. डायग्राम से साइन 53 कितना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 टाइम्स ऑफ T2. अब यहाँ पे फिर से T1 के कंपोनेंट ये कौन आएगा, T1 कॉस ऑफ थीटा. अब कॉस 37 कितना है तो ये बनेगा 4T1 अपॉन 5 एंड इधर का और एक कंपोनेंट आएगा दैट विल बी T1 साइन ऑफ थीटा. कितना होगा ये साइन 37 3/5 मतलब 3T1/5. एकदा डायग्राम बघून घ्या. एफबीडी क्लियर है का विथ रिजोल्यूशन. अभी बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू, तो x के अलोंग कौन है देखो, प्लस x के अलोंग है 3/5 T2 माइनस 4/5 T1 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. उसके बाद में सेम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0. क्या होगा
प्लस के अलोंग कौन है 3/5 T1 प्लस 4/5 T2 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 500। ठीक है, अब दोनों भी इक्वेशन आ गए, लेकिन दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो क्या करना पड़ेगा लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा उसकी दो मेथड से। एक तो हाँ बोल वेरी गुड, ठीक है, एक तो दोनों में ऐसे अरेंजमेंट करो कि इनके एडिशन के बाद कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैं दोनों मेथड से करता हूं, जो सिंपल लगती है उसको फॉलो करो। ठीक है, पहले हम कैंसलेशन मेथड से जाएंगे। अब कैंसलेशन मेथड में देखो क्या है, यहाँ पे T1 के साथ 3/5 है, यहाँ पे T1 के साथ 4/5 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर का इक्वेशन क्या होगा 9/5 T1 माइनस 12/5 सॉरी ये T2 है T1 इक्वल टू क्या रहेगा 0। ऐड करना है मुझे इसके साथ, तो एडिशन के बाद ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या होगा 12/5 T1 प्लस 16/5 T2 इक्वल टू 2000। कळतं का बघा एकदा, खूप अवघड स्टेप आहे, आपण डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन केलंय 3 आणि 4 नी। ते T1 आणि T2 सोबत सोबत नाही ना, कळतं का तुला, वेगवेगळे झाले हे क्लिअर झालं सगळ्यांना। मल्टिप्लिकेशन कसं केलं आपण, साक्षी नाही कळालं, हे बघा या इक्वेशनला 3 नी मल्टिप्लाय करायचं होतं, 3 इंटू 3 9/5 T2, इथं तेच लिहिलंय बघा 9/5 T2 माइनस होतं म्हणून माइनस, आगे 4/5 इंटू 3 कर रहे तो क्या होगा 12/5 T1, तो ये आ गया 12/5 T1 इक्वल टू 0 था, 0 इंटू 3 भी 0 म्हणून 0 लिहिलं। क्लियर है। सेकंड इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या होगा 4 इंटू 3 12, तो 12/5 T1 प्लस है तो प्लस 4 इंटू 4 16, 16/5 T2 इक्वल टू यहाँ पे 500 आहे, इकडे मल्टीप्लाय केलं तिकडे पण करावं लागतं, इकडे वर केलं होतं पण ते 0 असल्यामुळे तुम्हाला कळालं नाही, तो 500 इंटू 4 2000। क्लियर है। अगर ऐड करेंगे तो माइनस 12/5 T1 प्लस 12/5 T1, तो अभी क्या बचा 9/5 प्लस 16/5, 9/5 प्लस 16/5, अगर इनमें से T2 कॉमन लेंगे इक्वल टू कौन है 2000। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होता है, 16 प्लस 9 25/5, तो ये क्या आ गया 5 टाइम्स ऑफ T2 इक्वल टू 2000, यानी T2 इक्वल टू कितना आ रहा है 400 न्यूटन। आ गया आंसर। अगर T2 आ गया, T2 को 1 2 3 4 कुठं पण पुट करून द्या, आपल्याला T1 मिळेल। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दे, कितना है T2 400, तो ये क्या बनेगा 3/5 T1 प्लस 4 इंटू 400 1600/5 इज इक्वल्स टू 500। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, उसको कैंसिल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा 3T1 प्लस 1600 इक्वल टू 2500। ये 5 से मल्टीप्लाई किया ना 500 को, तो 2500, तो ये प्लस 1600 उधर जाके तो 25 माइनस 16 900, तो ये बनेगा 3T1 इक्वल्स टू 900 एंड T1 इक्वल्स टू बनेगा 300 न्यूटन। ये हो गया आंसर। इसको अल्टरनेट और एक मेथड है, ही इज वेरी है लामिस थ्योरम। हुशार झाला फोन तू। हे बघा एक आन्सर आहे ना, खूप सारे मेथड नाही कळालं, त्यामुळे ही प्रॅक्टिस मधली सोपी नाही ऍक्च्युअल, बट याची थोडीशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला, याच्यापेक्षा सोपी मेथड काय सांगतो, फॉलो नका करू, फक्त ऐकून घ्या, फ्री मध्ये भेटते, ऐकून घ्या। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 3/5 T1 प्लस 4/5 T2 इक्वल्स टू 500 है, तो यहां से T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, परत तेच 5 कैंसिल करायला 2 5, अरे वरून काढा, बरं ठीक है 0 है वरतून काढ, इथं 500 होते ना त्यामुळे काढायची होती, वरतून काढू। यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी बनेगी, T2 इक्वल्स टू माइनस उधर जाके प्लस, तो ये बनेगा 4/5 T1 एंड ये डिनोमिनेटर में 5 था, इधर जाके 5/3 बनेगा, 5 5 कैंसिल, मतलब T2 की वैल्यू कितनी है 4/3 टाइम्स ऑफ T1। आता इथं फक्त हा 3/5 T1 एज इट इज राहील, माइनस का प्लस 4/5 इंटू T2 होता, T2 रिप्लेस्ड बाय 4/3 इंटू T1 इक्वल्स टू कितना है 500। तो अभी T1 कैंसिल नहीं, कॉमन
तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा 3/5 प्लस 16/15, तो इसको 15 लाने के लिए इसको 9 बना दो, ये 15 बन गए, इक्वल्स टू क्या है 500। परत तेज 16 प्लस 9, तो ये क्या बनेगा 25 T1 इक्वल्स टू 500 इंटू 15 7500, तो 75/25 म्हणजे 300 न्यूटन। फिर ये T1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4/3 इंटू 300, 300/3 100 इंटू 4 400, ही सोपी आहे असं मला वाटतं, तुम्हाला जी वाटतं ती फॉलो करा, ठीक आहे। चला बाकीच लिहून घ्या, बोला। तुम्ही बाकीचे त्या डाऊटचा विचार करू नका काहीतरी, हां आपलं लिहून झालं की हे, हां ठीक आहे, गुड, व्हेरी गुड, सांगतो बेटा 5 मिनिटं ठीक आहे, सांगतो मी तुला। हो लॅमिस थेरम कसं सांगू का, ऐकत असल्यास सांगतो मी, मला सांगायला प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्हाला जर इच्छाच आहे की नाही आम्हाला कन्फ्यूज व्हायचंच आहे, ठीक आहे ना, सगळ्या मेथड सांगतो मी। लॅमिस थेरमचा काय आहे ना की तो शिकायला मी एक्सप्लेन करायला खूप भारी वाटतो, सोपा वाटतो, पण जेव्हा अप्लाय करायची वेळ येते का तेव्हा डोक्यात क्लिक होत नाही की हा लॅमिस थेरमनी सॉल्व्ह होईल की नाही होईल। त्यामुळे रिझॉल्युशन मेथड युनिव्हर्सल आहे, कुठेही झाले भारी, पाहिजेच असेल तर घ्या। काय असतो लॅमिस थेरम, असे फोर्सेस असतील, हां इथं अँगल असेल अल्फा बीटा गॅमा, ये T1 ये T2 ये T3, तो लॅमिस थेरम क्या बोलता है, जो फोर्स घेतला डिवाइडेड बाय त्याच्या अपोजिट साइन ऑफ थीटा, कोण आहे गॅमा, इक्वल्स टू जर T1 घेतला तर साइन ऑफ बीटा, आणि जर हा T3 घेतला तर साइन ऑफ अल्फा, झाला लॅमिस थेरम। करा लॅमिस थेरम, चलो हो गया लिख के, नेक्स्ट करू राव नाही, बरं ठीक आहे लिहून घ्या। त्यापेक्षा मी तुम्हाला सांगितलं ना एक सोपं सोल्युशन आहे, टेक्नॉलॉजी खूप पुढे गेली आहे, मीटिंग जॉईन करा, स्क्रीनशॉट काढा, म्हणजे निवांत बघत बघत लिहिता येईल नंतर। चला नेक्स्ट, मी फक्त क्वेश्चनची डायग्राम रब करतो, बाकी पार्ट आहे तसंच। Calculate T1, T2, T3, T4. Calculate T1, ही तर डायग्राम आहे, T1, T2, T3, T4, हे लिहून झालं सगळ्यांचं? बाकी सर अँगल दिसत नाहीये, इथे येऊन बघ मग, आहे कोण पण आहे, निकिता आहे का? हो निकिता हे बघ अँगल आहे ना, हा 30 डिग्री आहे आणि हा 60 डिग्री आहे, दिसला का? हो नको येऊ मग, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये ए एंड बी दो पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यांना येतं ते सॉल्व करा, ज्यांना कंफ्यूजन झाले बोर्ड लक्ष द्या। पहले हम ए के ऊपर लेंगे, तो ए के ऊपर क्या हो रहा है, नीचे एक्ट हो रहा है सिर्फ वेट, 40 kg मास है तो प्रिया वेट, एवढं सोपं नसतं ते गायत्री पटपट सांगायला, 400 न्यूटन, ये कहाँ पे एक्ट होगा, डाउनवर्ड एक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में इधर कौन खींच रहा है, T1, ये छोड़ के कौन है T2, लेकिन T2 ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, तो ये T2 ऐसे आएगा, बट हमें उसको लेने पड़ेंगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के लिए वही रूल, एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा, रिमेनिंग कंपोनेंट sin थीटा, तो ये आ गया T2 cos ऑफ 30, इधर आ गया T2 sin ऑफ 30, बस एवढंच। अजून कोणी आहे का ए पॉइंटला?
ए ला नाही आहे, ठीक आहे, बी ला आहे डिफरंट, तिथं सेपरेट सॉल्व करावं लागेल, ठीक आहे, ये क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, T2 sin 30, T2 दिलाच नहीं आपल्याला, sin 30 मालूम है कितना है 1/2, तो ये बनेगा T2/2 एंड ये बनेगा √3T2/2। तो ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0 करेंगे, कन्वेंशन वही है, जो प्लस एक्स के अलोंग है वो पॉजिटिव, जो माइनस एक्स के अलोंग है वो, तो इसका मतलब ये बनेगा T2/2 माइनस T1 इक्वल टू 0। सेम वे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, √3T2/2 माइनस ऑफ 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो ये √3/2 T2 इक्वल्स टू 400 होगा, यानी T2 कितना बनेगा 800/√3 न्यूटन, यहाँ से T2 आ गया। अब जो T2 मिला था यहाँ पे पुट करेंगे तो T1 मिल जाएगा, क्या होगा 800/2 है, मतलब क्या रहेगा ये 400/√3 इक्वल्स टू T1, T1 आ गया, T2 आ गया। अभी सेम रिपीटेशन होगा फॉर पॉइंट बी ऑल्सो। अब बी के लिए डायग्राम क्या होगा, अरे क्या होगा बी के लिए, सांगा फोर्सेस, पहिले कोण आहे T3, अरे फोर्सेस कळाले पाहिजे कुठला कुठे ड्रॉ करतोय आपण, पॉइंट बी इथे की नाही, हॉरिझॉन्टली कौन एक्ट हो रहा है, तो T3 हॉरिझॉन्टली कळलं, और कौन है T4, ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है, कहाँ पे इंक्लाइंड है T4, कितना इंक्लिनेशन, तो फिर से 60 डिग्री का एडजेसेंट कंपोनेंट T4 cos ऑफ 60, दूसरा कंपोनेंट T4 sin ऑफ 60, cos 60 होता है 1/2, मतलब ये बनेगा T4/2, sin 60 √3/2 है, मतलब ये √3/2 इंटू T4, और कोई है T2 है, वेरी गुड, T2 कहाँ पे है, इधर है, एंगल नहीं दिया है उसका, व्हेरी गुड, कुठं 30, इकडं का इकडं, इकडं म्हणजे कोणासोबत y सोबत, कैसे, हे बघा ऐसा असतं ना, हा 30 था, हा पण 30, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा 30 डिग्री, तो ये कौन था T2। अभी क्या होगा, फिर से T2 का एडजेसेंट है दो, T2 cos ऑफ थीटा, cos 30 √3/2 T2, रिमेनिंग कौन होगा sin 30, मतलब T2/2। ये पॉइंट बी की FBD आहे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आली की पुढचा क्वेश्चन सॉल्व झाला, काय करायला लागेल आता फक्त समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग, पहले y घेऊ इक्वल टू 0, लवकर आंसर, ठीक है, तो y में ऊपर कौन है T4/2, नीचे कौन है √3/2 इंटू T2 है, बट T2 अपन काढलाय, किती है 800/√3 इक्वल टू क्या है 0, √3 800/2 मतलब 400, माइनस 400 उधर जाएंगे तो प्लस 400 इंटू 2 मतलब, तो T4 आ गया 800 न्यूटन। अभी सेम रिपीट होगा फॉर हॉरिजॉन्टल, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कौन है √3/2 T4 माइनस T2/2, लेकिन उसके साथ और एक है T3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे कौन अननोन है, सिर्फ T3 अननोन है, तो T4 कितनी है 800, 800/2, तो ये बनेगा 400√3 माइनस T2 कितना है 800/√3/2, मतलब √3 माइनस उधर जाके बनेगा प्लस T3। आता यांची सबट्रॅक्शन करता येते का बघा, व्हेरी गुड, कशी केली इकडे लक्ष द्या, ये 400√3 था माइनस 400/√3, इसकी सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा ये 400√3 इंटू √3 1200 माइनस 400 डिवाइडेड बाय √3, तो कितना आएगा ये 800/√3। नाहीतर असं वाटू देऊ नका, ये तो 400 होते, 400 मधून 400 गेले 800 कसे आले, ये असे आले, ठीक आहे, क्लियर। हे कळतंय, समजायला प्रॉब्लेम नाही आहे, पण याच्यावर परफेक्शन लवकर येत नाही, कॉन्फिडन्स येत नाही, त्यामुळे आज दिवसभरामध्ये याच्यावर जेवढी प्रॅक्टिस करता येईल तेव्हा प्रॅक्टिस करा, कळालं ना। फक्त काय करायचं प्रॅक्टिस करताना प्रत्येक वेळी मी जे मास दिलाय ते चेंज करा, जो थिटा दिलाय तो चेंज करा, आणि सेम प्रोसेस रिपीट करा, आन्सर चुकू द्या बट प्रोसेस नाही चुकली पाहिजे,
आणि प्रोसेस नाही चुकली तर आन्सर बरोबरच येतं. घोळ कुठं होऊ शकतो? फक्त ॲडिशन सबट्रॅक्शन आणि अँगल घेताना जॉमेट्रीमध्ये. करू राव. जोपर्यंत माइंडसेट व्यवस्थित सेट होत नाही तोपर्यंत 5 to 7 टाइम्स सॉल्व करा, फरक पडत नाही. पण असं भारी वाटलं पाहिजे हा क्वेश्चन बघितलं असा येतो मला, कळालं ना? आणि तुमच्या लक्षात येईल मी म्हणतो 7-8 वेळा, पण जेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाइम एकदम प्रामाणिकपणे सॉल्व करता, सेकंड टाइम सोडवतानाच तुमच्या लक्षात येते की आपल्याला सगळं कळालंय म्हणून. कळालं ना? त्यामुळे सेकंड थर्ड टाइम जर एकदा त्याला सॉल्व केलं नंतर करायची गरजच पडत नाही. करू राव. येस नो. कोणाच बाकी लिहायचं अजून? अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. इफ द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. T4 किती आलं होतं आपलं? ते निकिता आता काल संध्याकाळी आलं ते. हां काय? हां √2. हो √2m. इकडं 4m तिकडं 4m इकडं सॉरी वर ओढून घेईल त्याला mm घ्या. इकडे m इकडे m तिकडे √2m. हे 4m त्याला हॉरिझॉन्टल करून टाकते. अगर बॉडी और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अवनीच रोज येते का? काल पण होतीस? वेक्टर किती लोकांना परत करायचं आहे रिपीट? वेक्टर फ्रॉम मंडे मी सांगतो असं परत एकदा ग्रुपवर कन्फर्म. मे बी 1 to 3 मध्ये वेक्टर सुरू होईल. रेकॉर्डेड करा मग. नाही तर अजून 1 महिन्याने परत 4 to 5 मध्ये होईल तेव्हा करा. खूप टाईम होईल आणि 2-4 टॉपिक त्याच्यामुळे कळणार पण नाही, त्यामुळे बघा आत्ताच करा मग. 45 डिग्री. क्या होगा ये? इधर अगर एफ बी डी निकालेंगे तो नीचे कौन है? √2 टाइम्स ऑफ mg. ये वर्टिकल है, इधर कौन एक्ट हो रहा है? t. इधर कौन है? t. ये एंगल कितना है? अल्फा. ये एंगल कितना है? तो इधर का कंपोनेंट आएगा t साइन अल्फा, इधर जाएगा t. एक दूसरे को खुद कैंसिल करेंगे, आपल्या काही कामच नाही तिथं. बट दूसरा जो कंपोनेंट होगा 2t कॉस ऑफ अल्फा ये बैलेंस करेगा. ठीक है. बट t कितना है वो मालूम नहीं है. t कैलकुलेट करने के लिए ये इसके लिए लेंगे तो mg नीचे, t अपवर्ड, तो t कितना हो गया? mg. इकडे घ्या किंवा इकडे घ्या, t कितना आ गया? mg. तो यहाँ पे क्या होगा? t अगर mg है और ये 2t कॉस ऑफ अल्फा अगर बैलेंस कर रहे हैं mg को, सॉरी √2 mg को, तो क्या होगा? t का मतलब ये ट्वाइस ऑफ mg इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू mg इंटू √2. तो mg ये 2 इधर जाएंगे तो कॉस अल्फा बनेगा √2/2. बट नीचे के 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2. तो 5 ची मिनिंग असते √5 इंटू √5. तो √2 1/√2. ये कौन सा थीटा है कॉस का? तो अल्फा बना 45 डिग्री.
तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम एज वेल एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द बॉडीज और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. आलं ते घेतलं नाही. इथं या ब्लॉकसाठी FBD ड्रॉ केली. डाउनवर्ड कोण ॲक्ट होईल, अपवर्ड कोण जाईल, टी एकमेकांना बॅलन्स करतात. ठीक आहे, काल घेतलं होतं आपण ते. ये किसके लिए एप्लीकेबल था, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, अब मॉड्यूल निकालो 2 मिनट. टिल कंसेप्ट एप्लीकेशन 2. कितने एग्जांपल्स हैं, 35. ठीक है, तो कल 30 की तक किए थे, रिमेनिंग 5 जो है हमने आज ही क्लास में सॉल्व किए. फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना है वो सॉल्व करके. ठीक है, एंड उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 भी कंप्लीट करनी है आज के आज. खड़ा लो, चलो रख दो मॉड्यूल. नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. राइट डाउन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. if external force acting on the system is 0, if external force acting on the system is 0, then linear momentum of the system remains constant. लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि देखो क्या होता है, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है, फोर्स होता है dp बाय dt. यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ P. अब d बाई डी टी कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर वहां पे बोला है कि एक्सटर्नली एक्ट होने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब F एक्सटर्नल अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d बाई डी टी ऑफ P कितना हो गया, आणि कोणाचा डेरिवेटिव 0 असतो. वेरी गुड, इसका मतलब P जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मतलब लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मास है m1, इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड u1. इसके आगे और एक बॉडी है जिसकी स्पीड है m2, ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड u2. लेकिन अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तरच पुढचा केस पॉसिबल है. इसका मतलब क्या हो रहा है, u1 ग्रेटर देन u2 है, इसका मतलब वेरी गुड, क्या होगा, उनका कोलिजन होगा. ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाके जब ये कोलाइड होगी, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो इसको अगर फर्स्ट बॉडी बोल रहे हैं, इसको सेकंड बॉडी बोल रहे हैं, तो कोलिजन के टाइम क्या होगा, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी. मतलब क्या एक्सर्ट करेगी, कांटेक्ट फोर्स, यानी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड के ऊपर एक्सर्ट कर रही है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको बोला जाएगा F21. F21 का मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी. एंड एट द सेम टाइम सेकंड बॉडी भी रिएक्ट होगी और क्या करेगी, इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगी. कितना होगा, F12. लेकिन ये दोनों भी फोर्सेस सिस्टम के खुद के अपने मतलब इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नली हमने अप्लाई नहीं की है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे. यानी कोलिजन की प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है. मतलब फिर से एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, कोलिजन के बाद में ये सेपरेट हो जाएगी. पहली बॉडी है m1, ये ट्रैवल करेगी विथ स्पीड v1. दूसरी बॉडी है m2, ट्रैवल करेगी विथ स्पीड v2. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, लीनियर मोमेंटम पहला पॉइंट तो होता टॉपिक मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. एक बॉडी तो दो ने तो क्या होगा, दोनों के मोमेंटम की एडिशन इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2. यानी कि हम लिख सकते हैं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है फाइनल लीनियर मोमेंटम. फक्त कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड फिर इसके एप्लीकेशंस होते हैं. कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे एक स्विमर है,
और बोट होती है ना, नदी में या फिर समुंदर में, बोट में से अगर वो जंप करता है तो जंप करने के बाद बोट क्या होती है, थोड़ी सी पीछे आती है, रिकॉइल होती है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्यों? क्योंकि जब तक उसने जंप नहीं की थी तब तक दोनों का मोमेंटम जीरो था, तो वो जंप करके आगे जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मोमेंटम वो इम्पार्ट कर रहा है, तो उस मोमेंटम को कैंसिल करके फिर से फाइनल मोमेंटम जीरो बनाने के लिए बोट क्या होती है, पीछे आती है। त्या बोटला माहिती है सगळे लॉ, ठीक है। उसके बाद में जब हम गन में से बुलेट को फायर करते हैं क्या होता है, कॉइल नहीं, रिकॉइल। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, क्या होता है, फायर होने से पहले बुलेट के अंदर, गन के अंदर बुलेट है, तो इसका मतलब बुलेट भी रेस्ट में, गन भी रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो है। तो जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे जाती है विथ वेलोसिटी v, मतलब m इंटू वी, इतना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो उसको कैंसल करने के लिए, कैंसल का करायचं आहे, कारण फायनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, बट त्या बुलेटला आपण बाहेर असं हातोडं घेऊन ठोकतो का जा बाहेर म्हणून, इंटरनली एक्सप्लोजन होता है, मतलब इंटरनल फोर्स है। तो फाइनल मोमेंटम जीरो बनाने के लिए गन भी क्या करती है, रिकॉइल करती है। क्या करती है, रिकॉइल करती है, ठीक है। सेम केस रॉकेट प्रोपल्शन में होती है, वो उसको हम dm/dt के केस में देख चुके हैं। क्या होता है, जैसे बर्न गैसेस होते हैं ना, नोजल से नीचे आते हैं, मतलब क्या हो रहा है, मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो बनाने के लिए वो रॉकेट को अपलिफ्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में बॉम्ब का एक्सप्लोजन, बॉम्ब का असतो माहिती आहे का, काय असतो, एक्सप्लोड होतो तो असतो, है का नाही। भरपूर प्रकारचे बॉम्ब असतात। हैंड ग्रेनेड जे असतं है ना, बेसिक केस में जो गाउटी हैंड ग्रेनेड होता है वो कैसे बनाया जाता है, जैसे भगत सिंह वगैरह ते बनवत होते थे, ठीक है। उसको क्या होता है, एक स्पेरिकल, हाँ दारू गोळा ठीक है, स्पेरिकल एक क्या बोलेंगे, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, शोभीची दारू, हाँ दिवाळीच्या फटाक्यामध्ये असते ते एक्सप्लोजिव, RDX नहीं, फक्त एक्सप्लोजिव, ठीक है। उसको डालते हैं और उसके अंदर क्या होता है, छर्रे, मेटेलिक स्पियर्स, बेरिंग मधले छोटे छोटे नेल्स, खिळे है ना, उसको भर देते बस और बंद कर देते, हो गया बॉम्ब। कळालं ना, एवढंच असतं बॉम्बमध्ये। तो उसको जब एक्सप्लोड करते, तो एक्सप्लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है, आग लावे लगते है, ठीक है। तो जब हम उसको एक्सप्लोड कर रहे थे, एक्सप्लोड करने से पहले वो रेस्ट में होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम, तो जब उसका एक्सप्लोजन हो जाता है तो क्या होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी वर्क करती है, वर्क करके सारे पार्टिकल्स को मोशन में सेट करती है, मतलब कायनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक्सप्लोजन झाल्यानंतर पहिले कायनेटिक एनर्जी असते, नंतर ती हीटमध्ये कन्वर्ट होते, म्हणून साऊथच्या मूवीमध्ये बॉम्ब फुटल्यावर लोक हवेत उडता बघा, ठीक है। उसका रीज़न ही वही है कि वो काइनेटिक एनर्जी होती है एंड बाद में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसमें केस क्या होती है कि अगर हम कंसिडर करेंगे बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है दो पार्ट में, तो एक पार्ट अगर राइट में जा रहा है विथ वेलोसिटी v एंड उसका मास अगर m है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम जीरो बनाने के लिए दूसरा पार्ट होगा, उसको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, और उसका एम वी डिफरेंट हो सकता है बट एम इंटू वी सेम लगेगा, कळालं। तो ये सारे एप्लीकेशन है किसके, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के। ये बोर्डवर झाले लिहून, लिहा पटकन, हे नका लिहू, तिकडे लिहा फक्त। डिझाईन करत लिहायचं नाही, पवनचं बघा कसं लिहितं पवन, त्यालाच कळत नाही नंतर एवढं भारी लिहितं। मतलब देखो गन की केस हम देख रहे थे, जब एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं तब का लीनियर इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो है। अब जब हमने गन को फायर कर दिया, सॉरी बुलेट को फायर कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, बुलेट मोशन में सेट हो गई, मतलब स्मॉल m बुलेट का मास है, स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी है, तो बुलेट उस वेलोसिटी से आगे जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम गन भी रिकॉइल होती है, बघितला असेल कुठेतरी पिक्चर मध्ये वगैरह, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, गन पीछे आएगी, तो गन पीछे आएगी मतलब उसको भी मोमेंटम होगा, गन का मास m है एंड उसकी वेलोसिटी रिकॉइल v है, तो इसका मतलब वहां पे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये मेंटेन होना चाहिए। जे इकडे झालं होतं तेच इकडे, फक्त इनिशियली दोनों भी रेस्ट में थी, कळतं का इक्वेशन। तो अगर हमें बोला है कि कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, क्या होगा, ये प्लस इधर आके माइनस होगा, मतलब ये m इंटू वी इक्वल्स टू बनेगा माइनस ऑफ m इंटू वी, एम एम वी कैंसिल करो ना का, एक कैपिटल एक स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर v चाहिए तो v बनेगी माइनस ऑफ m अपॉन कैपिटल m इंटू वी। क्या ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ पे स्मॉल m का मतलब क्या है, मास ऑफ बुलेट, देन स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M का मतलब
मास ऑफ गन, एंड कैपिटल V मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कळलं एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नवीन काहीच नाही, म्हणजे फिजिक्स काहीच नाही त्याच्यामध्ये, फक्त कन्सेप्टमध्ये फिजिक्स आहे। फॉर्म्युले तेच, प्लस इकडे आला की माइनस। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, मास ऑफ बुलेट अपन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इसकी स्पेशल केसेस कि हमने बुलेट फायर कर दी, और बुलेट फायर करने से पहले क्या केस थी, देखो ऐसे एक वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे बुलेट है, फायर कर दी हमने, इसका मास है स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी है v। ये अगर स्टेशनरी ब्लॉक है तो इसका मास कितना होगा, कैपिटल M, एंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वो स्टेशनरी है। एंड उसमें क्या हो रहा है, बुलेट फायर करने के बाद बुलेट इसके अंदर फिक्स हो रही है, एम्बेड हो रही है। मतलब क्या होगा, अगर ये बुलेट इसके अंदर आ जाएगी तो उस इम्पैक्ट से ये जो कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन, बुलेट एंड ब्लॉक का, दोनों भी मोशन में सेट हो जाएंगे। तो इनके मोशन की वेलोसिटी अगर v डैश है, इनका मास कितना लेना पड़ेगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये केस कब की है, बिफोर कोलिजन, एंड ये कब की है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है बोलो, m इंटू वी प्लस m इंटू 0 इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। ये 0 हो जाएगा, यानी v डैश कितना बनेगा, m इंटू वी डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अभी v डैश मतलब क्या हो गई, जो कंबाइन सिस्टम बन गई बुलेट एंड ब्लॉक की, उसकी वेलोसिटी होगी। v डैश मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंबाईन सिस्टीम ऑफ ब्लॉक अँड बुलेट, असं लिहा, हे आता कळतंय, नंतर तुम्हीच कन्फ्यूज होणार आहे। ठीक है, स्मॉल m का मतलब इकडे लिहिला है, v का मतलब लिहिला है, v डैश फक्त लिहा। v डैश का मतलब क्या हो गया, आत्ता शिकून पण ते कळत नाही, नंतर काय कळणार आहे। म्हणजे बुलेट ब्लॉक मध्ये घुसली की दोन्ही मोशन मध्ये सेट होणार आहे, त्यांची कंबाइंड वेलोसिटी आहे v डैश, कितनी है, बरोबर। नेक्स्ट, और एक क्या पॉसिबिलिटी इसमें कि बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस के फिर बाहर निकल जा सकती है, तो वहां पे क्या होगा, व्हेन बुलेट लीव्स फ्रॉम स्टेशनरी ब्लॉक, फायर के लिए कि ऐसे सिस्टम है, ये फायर करने के पहले से ये जो ब्लॉक था अगेन रेस्ट में था, इसका मास कैपिटल M, इसका स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी v। फिर बुलेट इसके अंदर आ गई, लेकिन बुलेट इसके अंदर आने के बाद फिर इसके बाहर चली गई, याचं मास कमी काही होणार नाही, सर याचं मास कुठे गेलं, इकडे तिकडे घुसून जातं ते मास। ठीक है, इसका मास कितना रहेगा, कैपिटल M, ये मोशन में सेट हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, v डैश। फिर बुलेट भी अपना मास लेके कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल v डैश। ठीक है, स्मॉल v बुलेट के लिए, कैपिटल V ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोलिजन यहाँ पे हो रहा था, उससे पहले इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, ये प्लस 0 आता है, छोड़ दो। कोलिजन होने के बाद यहाँ पे फाइनल मोमेंटम किसका है, अब ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, तो क्या होगा, कैपिटल M इंटू वी डैश प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v डैश। हे कळतंय का बघा एकदा इक्वेशंस। अब क्या होगा, ये प्लस वाली टर्म अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस, तो ये क्या बनेगा, m कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में स्मॉल m है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, v माइनस v डैश इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू, आपल्याला v डैश विचारतात कि ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा अगर बुलेट उसके अंदर से निकल गई तो ये v डैश के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, v डैश इक्वल्स टू
स्मॉल एम इन ब्रैकेट v माइनस v डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. परत बघा, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ बुलेट, स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर हिटिंग द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, v डैश का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर लिविंग द स्टेशनरी ब्लॉक, एंड v डैश का मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जिसमें से बुलेट घुस के निकल गए. ठीक है, एंड कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द ब्लॉक. हो गया. ठीक आहे, बुलेट ब्लॉक एवढंच आहे, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. अब इसके बाद में नेक्स्ट केस काही बाकी अजून. एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब. देखो, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब. अब इसमें मालूम है कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम या फिर मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब बिफोर एक्सप्लोजन कितना है, जीरो है. जब वो एक्सप्लोड होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स में होने वाला है, बट हम कंसीडरेशन के लिए दो पार्ट की बात करेंगे. ठीक है, तो अगर वो दो पार्ट में हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, ये उसका फाइनल मोमेंटम बनेगा. कळतंय का इक्वेशन कुठून आलं, रेस्ट में था इसलिए इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फिर वो उसके दो पार्ट हो गए एंड दो पार्ट मोशन में सेट हो गए. इसका मतलब दोनों पार्ट के मोमेंटम की एडिशन मतलब फाइनल मोमेंटम होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर वहां पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, एक्ट होताच नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इसका मतलब क्या होगा, m1v1 इक्वल्स टू बनेगा माइनस ऑफ m2 इंटू v2. याचा अर्थ तोच, एक जर पार्ट वर पळाला तर दुसरा खाली पडेल, एक जर राईटला गेला तर दुसरा, एक अगर नॉर्थ ईस्ट में गया तो दूसरा साउथ वेस्ट में, अगर एक साउथ में गया तो दूसरा, अगर नॉर्थ वेस्ट में गया तो दूसरा साउथ ईस्ट में. ठीक है, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे. एंड मैग्नीट्यूड के बारे में अगर कंपैरिजन करना है तो हमें दिखता है यहाँ पे सरल सरल v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू क्या है, m2 अपॉन m1. और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मास कम, या फिर जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, ते चालू रिपीट है ना, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा. कळाल ना, इसलिए m एंड v आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर आ रहे. ठीक है, हो मी इन मॅग्निट्यूड म्हटलो होतो, तुझं लक्ष नव्हतं तेव्हा. याच्यावर काही पर्याय नाही बेटा माझ्याकडे. तू इकडे पाहणार तिकडे पाहणार, काय करताय काय नाही, मध्येच विचारणार हे कसं आलं. हो गया. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है. तो ये काइनेटिक एनर्जी का एंड मास का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. म्हणजे आपण k1 अपॉन k2 घेतलं तर काय घ्यावं लागेल, m1 अपॉन m2 घ्यावं लागेल, असंच आपल्याला वाटतं, बट इथं सगळा घोळ होतो. k1 अपॉन k2 आता इक्वल्स टू m2 अपॉन a1. हे कसं, हे कसं, हे चुकीचं लिहिलं का मी, एकदा चेंज करा. m1 अपॉन m2 पाहिजे ना, काय देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वेयर असते का. तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू क्या चाहिए, m1 अपॉन m2 या m2 अपॉन m1. हे काइनेटिक एनर्जी ही 1 घेऊ, हे 1 घेऊ, आणि काइनेटिक एनर्जी हे 2 घेतलं, 1/2 इंटू m2 इंटू v2 v का स्क्वेअर डिवाइड केलं, काय होईल, 1/2 v स्क्वेअर कॅन्सल. तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू काय येईल, m1 अपॉन m2. मग हे करेक्ट आहे का रॉंग आहे. सो कायनेटिक एनर्जी वेलोसिटीला पण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी आहे. कॉन्स्टंट म्हटलंय का, जर हेच फॉर्म्युला तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही तेच म्हणणार की m1 अपॉन m2 पाहिजे, बट असं नाहीये. कॉन्सेप्ट क्या बोल रही है कि मोमेंटम कांस्टेंट है.
तो मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है, इसको मास अपॉन मास से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा फिर काइनेटिक एनर्जी? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, बट एम इंटू वी, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम पी, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो गया पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। आता बघा, जैसे टू कांस्टेंट है वैसे पी भी कांस्टेंट है, यानी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहां पे? सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पे। तेपन का, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू क्या आ गया? m2 अपॉन m1। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होगा देखो, अगर मैं दोनों साइड में 1 1 ऐड करूंगा तो ये क्या होगा? k1 बाई k2 प्लस 1 इक्वल्स टू m2 बाय m1 प्लस 1, यानी सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? k1 प्लस k2 अपॉन k2 इक्वल्स टू m2 प्लस m1 अपॉन m1। एंड अगर मुझे यहाँ से k2 चाहिए तो k2 क्या बनेगा? k2 बनेगा m1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k1 प्लस k2। k2 ला काय म्हणणार आपण? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्ट, दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ था ना सेकंड पार्ट, वैसे फर्स्ट पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? m1 रिप्लेस बाय m2, बाकी सगळं सेम, k1 प्लस k2। एंड यहाँ पे जो k1 प्लस k2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैपिटल Q, मतलब एक्सप्लोजन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्री हो चुकी है, लिबरेट हो चुकी है। हो ना, कोण लिहून झालं का? कळालं का? स्क्रीनशॉट काढला? गुड। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी लास्ट पार्ट बचा है सेम कंसेप्ट से रिलेटेड। लास्ट पार्ट में नया कुछ नाही आहे, सगळं तेच आपण जे अगोदर स्टडी केले कालच्या आणि आजच्या लेक्चर मध्ये, फक्त ऑफिशियली आपल्याला सांगावं लागतं की हे आता असं नाही ते तसं असणार आहे। ठीक है, मतलब क्या आता लास्ट पार्ट में बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, अब बॉडी मोशन में सेट होगी। तो काल मी ये सांगितलेलं आहे की बॉडी अगर मोशन में होती है तो क्या चेंज होगा? अगर इक्विलिब्रियम में तो हम क्या करते हैं? समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 करते हैं। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, मोशन में, तो क्या करते हैं? समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए करते हैं। बस एवढा चेंज होईल, बाकी सॉल्व करने की पूरी प्रोसेस, फ्री बॉडी डायग्राम, एव्हरीथिंग विल रिमेन सेम। कसं? आता बोर्डवर लक्ष द्या। हे झाले लिहून? बारह लेक्चर है, ठीक है, नहीं तो मंडे को देखेंगे। ठीक है, जो हुआ है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल संडे है, फुल डे हॉलिडे फॉर प्रिपरेशन, कळालं ना? उद्या दिवसभर अभ्यासासाठी सुट्टी आहे तुम्हाला, आणि यामध्ये काय करणार? जे काही तुमचं बॅकलॉग राहिलेलं असेल किंवा जे काही पेंडिंग सांगितलेलं वर्क इनकम्प्लीट असेल, जे काही लेक्चर इनकम्प्लीट असतील ते लेक्चर कंप्लीट करा, कळालं? एंड मंडे टेस्ट होगी, टेस्ट सिर्फ और सिर्फ NLM पर होगी। मंडे की टेस्ट में सिर्फ NLM के क्वेश्चंस आएंगे। NLM के मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल 35 प्लस कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के 34 प्लस कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 के कितने हैं? 10। तो नियर अबाउट 80-90 क्वेश्चंस है, उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थोडेफार बाहेरचे पण असतील, बट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NLM होगा। 1D 2D वेक्टर डायमेंशंस कल के मतलब मंडे के टेस्ट में नहीं है। ठीक है, एंड मंडे की टेस्ट में हम यहाँ पे बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करती है तो क्या होगा उससे रिलेटेड डिस्कशन भी करने वाले हैं। ठीक है, सो उद्याचा दिवस एकदम व्यवस्थित युटिलाइज करा, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आहे, अशी महिन्यातनं कधीतरीच येते, फक्त एवढ्याच कंटेंटवर टेस्ट, कळालं नाही तर रोजच्या टेस्टमध्ये डायमेन्शन्स आहे, 1D आहे, 2D आहे, ठरवलं तरी मार्क्स पडत नाही। अशी टेस्ट आली की मार्क्स घेत जा, बरं वाटतं तुम्हाला पण मला पण। ठीक आहे।
सो थैंक यू. Recording